ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है और ये है इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल चुटकियों में ये लेसन अपने को याद हो जाएगा। तो अपने जो लेसन है उसकी बात करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, विद्युत रसायन। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत रसायन होता क्या है। तो ये क्या होता है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है, मतलब रसायन विज्ञान की एक शाखा है। और ऐसी शाखा है रसायन विज्ञान की जिसमें वैद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं अपन कि वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वैद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा के वापस वैद्युत ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, वैद्युत रसायन कहलाती है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो पार्ट देखते हैं वो आता है अपने पास में सेल। युक्ति क्या है, सेल। और मेनली जो सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे अपन विद्युत रासायनिक सेल। तो देखो जो विद्युत रासायनिक सेल था इसकी डेफिनेशन की यदि बात करते हैं तो ये ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। तो जो पॉइंट है अपने पास में वो क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। और देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, ऐसी युक्ति होती है जो क्या काम करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इसके बारे में सबसे पहले दो वैज्ञानिक आए थे। एक था 1780 और ये कौन था, लुइस गैल्वेनी। ध्यान रखना है आपको, एक तो था लुइस गैल्वेनी और दूसरा 1800 में आया था और ये था एलेक्जेंड्रा वाल्टा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले विद्युत जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया और इसके लिए युक्ति बनाई और उसका नाम दिया था विद्युत रासायनिक सेल। इन्होंने जो प्रारंभिक विद्युत रासायनिक सेल बनाया वो सेल था अपने पास में डेनियल सेल। उसका दूसरा नाम था, गैल्वेनी ने खोजा था तो उसको गैल्वेनी सेल भी कह सकते हैं या उसे वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं। तो जो अपने पास में टॉपिक आता है वो होता है डेनियल सेल। नाम ध्यान देना आपको, डेनियल सेल हो सकता है, वोल्टीय सेल हो सकता है या इसका एक नाम और होता है, खोजा किसने था, गैल्वेनी। तो इसको गैल्वेनी सेल भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन डेनियल सेल। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और कई बार बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पर पुटअप हो जाता है। तो देखिए डेनियल सेल जो होता है इसमें होने वाला जो प्रक्रम होता है वो स्वतः प्रक्रम होता है, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया इसमें स्वतः संपन्न होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, चाहे तो विद्युत रासायनिक सेल के लिए कहें चाहे डेनियल सेल के लिए, तो इसमें होने वाली जो रिएक्शन होती है वो कौन सा प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम। और कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है इसमें, ऑक्सीडेशन हो सकता है या रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण हो सकता है या फिर अपचयन हो सकता है। अब बात करते हैं अपन डेनियल सेल की। तो डेनियल सेल में क्या होता है, इस प्रकार से दो पात्र होते हैं। एक पात्र में ZnSO4 का विलयन होता है, ये विलयन होता है, इसकी वैसे मोलरिटी यदि देखें तो 1 मोलरता का विलयन होता है। दूसरे पात्र में CuSO4 का 1 मोलरता का विलयन भर दिया जाता है। दोनों पात्रों में 2 इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं जो कि छड़ होती है धातु की,
ZnSO4 का विलयन जिस पात्र में है उसमें जो छड़ होती है ये होती है Zn, इसे कहते हैं Zn इलेक्ट्रोड। और CuSO4 का जो पात्र होता है इसमें जो अपन इलेक्ट्रोड स्थापित करते हैं ये होता है Cu का, तो इसको क्या कहा जाता है, कॉपर इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं इनको बाह्य परिपथ में जोड़ा जा सकता है, तो इनको किसमें जोड़ सकते हैं अपन, बाह्य परिपथ में। यहाँ पर कोई भी युक्ति यहाँ पर हो सकती है। इस सेल की जो मेन विशेषता है वो क्या होती है, इन दोनों पात्रों को एक कांच से बनी यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है। और ये जो कांच की नली होती है उसे कहा जाता है लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। तो इसका नाम क्या होता है, लवण सेतु, साल्ट ब्रिज इसे कहा जाता है। तो देखिए इसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें हमने क्या किया है, दो पात्र लिए। एक पात्र था उसमें जिंक सल्फेट का 1 मोलरता का विलयन है। जिस पात्र में जिंक सल्फेट का 1 मोलरता का विलयन है उसमें Zn का इलेक्ट्रोड अपन ने स्थापित कर दिया है। और जिस पात्र में कॉपर सल्फेट का 1 मोलरता का विलयन है उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड यहाँ पर स्थापित कर दिया है। दोनों पात्र हैं उसको लवण सेतु से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ZnSO4 का विलयन था और यहाँ पर किसका विलयन था, CuSO4 का। और ये कांच की नली थी, ये क्या थी, लवण सेतु। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये लवण सेतु क्या होती है। देखो लवण सेतु क्या होती है, कांच से बनी यू आकार की एक नली। तो क्या होती है ये, कांच की नली। कैसा आकार होता है इसका, यू आकार। इसमें भरा क्या रहता है वो आपको ध्यान रखना है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और इसके अलावा भरना चाहें तो पोटेशियम फ्लोराइड। तो ये जो साल्ट होते हैं इनका एगर एगर में बना पेस्ट इनमें भरा हुआ रहता है। तो इन साल्टों का एगर एगर में बना पेस्ट किसमें भरा रहता है, इस लवण सेतु या यू आकार की कांच की नली में भरा रहता है। इसका काम क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो डेनियल सेल होता है उसमें लवण सेतु का कार्य बताइए। तो इसका कार्य क्या होता है, ये दोनों पात्रों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखती है। आगे जब इसकी अभी रिएक्शन देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो कार्य क्या होता है इसका, दोनों पात्रों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करती है। कौन करती है, लवण सेतु करती है। अब देखो इस सेल की कार्यप्रणाली देखिए। जब अपन क्या करते हैं, सेल को बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं तो उस स्थिति में इससे क्या प्राप्त होती है, अपने को विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो सेल को बाह्य परिपथ में जोड़ने पर इस सेल से विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो होता क्या है, इसमें एक रासायनिक क्रिया संपन्न होती है जिससे रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ध्यान से देखना, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझोगे तो इजीली इसमें होने वाली रिएक्शन आप अपने आप लिख दोगे। तो आपको इनको समझना है और बहुत धीरे धीरे आराम से आपको ये बिल्कुल टिप्स पे क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रटने की आवश्यकता हो। तो सबसे पहले देखते हैं ये छड़ किसकी थी, Zn का इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर जो है Zn का इलेक्ट्रोड है तो Zn के परमाणु यहाँ पर उपस्थित होगा। तो सबसे पहले क्रिया क्या होगी कि जो जिंक धातु है इसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो ये किसमें बदलेगा, Zn+2 आयनों में, और आयनों में बदलेगा तो ये किसमें आ जाएगा, विलयन में। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, Zn धातु का ऑक्सीकरण होता है जिससे जो Zn परमाणु होते हैं Zn+2 आयनों में बदलकर विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। और जब Zn+2 में कब बदलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त करें। तो यहाँ पर छड़ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर छड़ पर ही एकत्रित रह जाते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो छड़ होती है किसका कार्य करती है, नेगेटिव पोल या ऋणाग्र का कार्य करती है। तो फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि Zn इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर कौन सी क्रिया संपन्न हुई, Zn बदल रहा है Zn+2 में। तो ऑक्सीकरण की क्रिया इस इलेक्ट्रोड पर संपन्न हो रही है। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है उसे हमेशा ध्यान रखना है क्या कहा जाता है, एनोड। तो यहाँ पर जो Zn का इलेक्ट्रोड है ये किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। दूसरा, इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे तो ये कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव।
तो ये जो होगा इसका कार्य करेगा नेगेटिव पोल या ऋणात्मक का कार्य करेगा। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे वो क्या होंगे, इस परिपथ के थ्रू आगे जाएंगे और परिपथ में संचित होते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, इस Cu की छड़ पर आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं Cu की छड़ पर जब आते हैं तो इसमें विलयन में क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मतलब Cu+2 आयन है और SO4 -2 आयन है। तो यहाँ से Cu+2 जो आयन होते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको ग्रहण करते हैं और Cu में अपचयित होकर छड़ पर एकत्रित हो जाते हैं। तो सेकंड प्रोसीजर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन परिपथ से होते हुए कहां पर पहुंच रहे थे, Cu इलेक्ट्रॉन पर। Cu इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा था कि जो विलयन के Cu+2 आयन थे इन आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे थे और कॉपर में अपचयित होकर छड़ पर एकत्रित हो जाते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि Cu इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन की, और अपचयन जिस इलेक्ट्रोड पर संपन्न होता है उसका नाम क्या होता है, कैथोड। तो इसी क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि Cu+2 यहाँ पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है ना, तो इसकी चारों ओर किसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, Cu+2 आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। और Cu+2 आयनों की सांद्रता जब बढ़ जाएगी तो ये किसका कार्य करेगा, धनाग्र का कार्य करेगा। तो ये इसमें होने वाला प्रोसीजर है जो कि डेविएंट सेल में संपन्न होता है। तो अपन ने क्या देखा इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां से निकला, Zn छड़ से, और कहां पर जाता है, Cu छड़ की ओर, मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कैथोड की ओर गमन करता है। तो इसमें जो ध्यान देने की बातें हैं, आपको क्या क्या ध्यान रखना है उनको देखते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे इसमें, ये डैनियल सेल है। तो सबसे पहले लिखो एनोड क्या है यहाँ पर, बोलो Zn इलेक्ट्रोड। और Zn इलेक्ट्रोड एनोड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी क्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। ये एनोड का कार्य कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव यदि देखते हैं तो Zn से निकल रहा है, कहां पर जा रहा है, Cu की ओर। तो कहां से कहां पर होता है, Zn इलेक्ट्रोड से Cu की ओर, मतलब ये एनोड था और ये क्या है, कैथोड। तो कहां से कहां तक होता है, एनोड से कैथोड की ओर। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो धारा का प्रवाह यदि देखते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह, तो वो कहां से कहां होगा, विद्युत धारा का प्रवाह, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, कहां से कहां तक, Cu से Zn इलेक्ट्रोड, या फिर क्या कह सकते हैं, कैथोड से एनोड की ओर होगा। कहां से कहां होगा, कैथोड से एनोड की ओर। तो ये एक सिंपल सेल था जिसमें क्या देख रहे थे अपन कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो Zn से Cu इलेक्ट्रोड की ओर होता है और विद्युत धारा का प्रवाह Cu से Zn इलेक्ट्रोड की ओर होता है। Zn इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है इसलिए एनोड का कार्य करता है, Cu इलेक्ट्रोड पे अपचयन की क्रिया संपन्न हो रही है इसलिए कैथोड का कार्य करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है इसलिए ये ऋणात्मक का कार्य करता है या ऋण इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है उसके चारों ओर Cu+2 आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है इसलिए इसका कार्य करता है, धनात्मक का कार्य करता है या धन इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। तो ये होगा इसमें विद्युत धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अब इसमें होने वाली अभिक्रियाएं देखते हैं। तो देखो एनोड किसका था अपने पास में, Zn का। तो बात करते हैं एनोड रिएक्शन की। तो क्या देखा है अपन ने कि जो Zn परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और Zn+2 आयनों का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर एनोड रिएक्शन लिखनी है तो Zn कन्वर्ट इन Zn टू पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ये अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। दूसरी यदि बात करते हैं किसकी, कैथोड। तो कैथोड पे क्या हो रहा था, Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे थे और Cu में अपचयित हो रहे थे। तो जो अभिक्रिया हो रही है उसको लिखना है आप लोगों को केवल। तो कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड रिएक्शन, Cu+2 आयन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे थे और Cu में अपचयित हो रहे थे। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया थी, ऑक्सीकरण की क्रिया थी। ये कौन सी अभिक्रिया थी,
अपचयन की क्रिया थी। तो जो नेट सेल रिएक्शन होगी पूर्ण सेल अभिक्रिया, ये क्या होगी, इन दोनों का योग। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट साइड में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या लिखी जा सकती है, Zn+, ये क्या है, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट इन, क्या आएगा बोलो, Zn2 पॉजिटिव प्लस C। तो ये यहाँ पर इस सेल में होने वाली पूर्ण अभिक्रिया होगी। तो सेल में होने वाली पूर्ण अभिक्रिया क्या होगी, Zn+Cu+2 और Zn+2 C। अब एक बार दोबारा मैं इस सेल को समझा देता हूँ। यदि आपको इस सेल की थ्योरी लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, डेनियल सेल के अंदर 2 पात्र होते हैं। एक पात्र में ZnSO4 का विलयन भरकर Zn का इलेक्ट्रोड स्थापित कर दिया जाता है। दूसरे पात्र में CuSO4 का विलयन, ध्यान रखना है विलयन की मोलरता लिखनी है, तो 1 मोलरता का विलयन होता है आइडियल सेल के अंदर। तो दूसरे पात्र में CuSO4 का 1 मोलरता का विलयन भरकर Cu इलेक्ट्रोड को स्थापित कर दिया जाता है। दोनों पात्रों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। यह U आकार की बनी कांच की नली होती है जिसमें Na2SO4, KNO3, KCl आदि जो लवण होते हैं ये एगर के साथ मिश्रित करके भर दिए जाते हैं और इसके दोनों सिरों पर रुई लगा दी जाती है। लवण सेतु जो होती है दोनों पात्रों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करती है। अब बात करते हैं सेल में होने वाली अभिक्रियाओं की। तो सेल में क्या होता है, Zn इलेक्ट्रोड से Zn परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में Zn+2 आयनों के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ने के कारण जो Zn इलेक्ट्रोड होता है ये ऋणात्मक का कार्य करता है और इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होने के कारण इसे एनोड कहा जाता है। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन परिपथ से होते हुए Cu इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं। यहाँ पर विलयन से Cu+2 आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और Cu में अपचित होकर जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर एकत्रित हो जाते हैं। अतः यहाँ पर अपचयन की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए Cu इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड का कार्य करता है और इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर Cu+2 आयनों की सांद्रता बढ़ने के कारण ये धनात्मक या धन पोल का कार्य करता है। तो देखो इस सेल में क्या होगा, धीरे धीरे अपन देख रहे हैं कि Zn परमाणु Zn+2 में परिवर्तित होकर विलयन में आ रहे हैं। तो Zn इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला होगा और यहाँ पर कॉपर परमाणु एकत्रित हो रहे हैं, तो Cu इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोटा हो जाएगा। अब सेल में होने वाली अभिक्रियाओं की बात कर रहे थे, तो एनोड पे क्या हो रहा था, Zn में बदल रहा था, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही थी। कैथोड पर क्या हो रहा था, Cu+2 त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, Cu में अपचयित हो रहा था, तो अपचयन की क्रिया संपन्न हो रही थी। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया में दोनों इलेक्ट्रॉन लैप्स हो जाएंगे और ये इसकी क्या कहलाएगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो डेनियल सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा हमेशा Zn से Cu इलेक्ट्रोड की ओर, अर्थात एनोड से कैथोड की ओर। और विद्युत धारा के प्रवाह की बात करते हैं तो इसका उल्टा होता है, कहां से, Cu इलेक्ट्रोड से Zn इलेक्ट्रोड की ओर, अर्थात कैथोड से एनोड की ओर होता है। तो ये तो बात हुई अपने पास में डेनियल सेल की। यदि क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत बार पूछा हुआ है लवण सेतु का कार्य क्या होता है। देखो लवण सेतु का कार्य अपन ने लिख तो दिया, दोनों पात्रों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करता है, लेकिन विद्युत उदासीनता बनेगी क्यों, इसको भी समझ सकते हैं अपन। जैसे यहाँ पर Cu+2 आयन थे, ये यहाँ पर Cu में जा रहे हैं तो इधर तो कौन बच गया, SO4 - 2 आयन, और इधर Zn+2 आयन बढ़ रहे हैं तो कौन बच गया, Zn+2 आयन। तो यहाँ पर तो विलयन में Zn+2 आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, इधर Cu+-2 आयनों की सांद्रता बढ़ेगी। तो यदि बात करें तो ये विलयन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो दोनों की उदासीनता को बनाए रखने के लिए मतलब Zn और SO4 दोनों को मिक्स कर देंगे, ZnSO4 बन जाएगा और वो ZnSO4 जो बनेगा उसको बनाने का कार्य कौन करता है, ये लवण सेतु। तो क्या कहा जा सकता है कि दोनों पात्रों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य जो होती है वो लवण सेतु करती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस सेल का सेल फॉर्मूला अपने को लिखना होता है। सेल फॉर्मूले से पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इसमें कंडीशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे इस सेल से विद्युत धारा का प्रवाह कब तक संभव हो सकता है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये इलेक्ट्रोड तो क्या होता है, पिघलता है, और ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पर तो Zn परमाणु है, यहाँ पर Cu+2 आयन है जो कि मुख्यतः क्रिया में भाग लेते हैं।
तो कब तक होगा? जब तक परिपथ कैसा है? बंद। बंद क्यों होगा? यदि यहाँ से हटा देंगे, परिपथ को अपन ओपन कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, तो सेल में विद्युत धारा का प्रवाह भी रुक जाएगा। तो इस सेल से विद्युत धारा का प्रवाह कब तक होता रहता है? जब तक परिपथ कैसा होता है? बंद। फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखनी है। दूसरा, जो Zn इलेक्ट्रोड होता है ये समाप्त नहीं होता है, अर्थात Zn परमाणु उपस्थित होते हैं। तीसरा, विलयन से Cu+2 विलयन में Cu+2 आयन जब तक उपस्थित होते हैं तब तक भी यहाँ से क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह संपन्न होता रहता है। तो विलयन में जब तक Cu+2 आयन उपस्थित है तब तक भी विद्युत धारा का प्रवाह संपन्न होता रहेगा। और लास्ट कंडीशन क्या होती है? जब तक इन पात्रों में लवण सेतु लगी रहती है तब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। तो डैनियल सेल से लगातार विद्युत धारा कब तक प्राप्त होती है? जब तक कि परिपथ बंद है, Zn इलेक्ट्रोड समाप्त नहीं हुआ है, विलयन में Cu+2 आयन समाप्त नहीं हुए हैं और लवण सेतु लगी हुई होती है, तब तक इससे लगातार विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं वो है इससे जो विद्युत धारा प्राप्त करेंगे तो इसका जो विद्युत वाहक बल होता है EMF, इसके लिए डैनियल सेल के लिए कई बार मुझसे पूछता है कि डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो डैनियल सेल जो होता है उसका EMF देखते हैं, यदि विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल निकालने का वैसे तो आगे अपने पास में टॉपिक आएगा, पूरा पॉइंट आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर अपन डैनियल सेल के लिए देख लेते हैं। तो डैनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा ये क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड, मतलब कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, इन दोनों का अंतर जो होता है वो डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है। अब अपचयन विभव इसमें आपको काम में लेना होता है, ध्यान रखना है सेल की जो भी गणनाएं होती हैं उसमें अपचयन विभव को काम में लेते हैं, ऑक्सीकरण विभव को काम में नहीं लेते। सारे पॉइंट आगे आएंगे, अपचयन विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। पर डैनियल सेल के लिए देख रहे हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैं यहीं पे इस पॉइंट को डाल रहा हूँ। तो E कैथोड माइनस E एनोड। अब देखिए कैथोड किसका था? Cu का। तो यहाँ पे क्या है? अपचयन विभव लिखना है। तो अपचयन कब हो? Cu+2 कन्वर्ट हो Cu, सॉरी, फिर E लिखना है एनोड। और Zn का अपचयन कब हो? जब Zn+2 किसमें कन्वर्ट हो? Zn। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इसके मान होते हैं E Cu+2 कन्वर्ट इन Cu, जब Cu का अपचयन हो देखते हैं तो ये आता है प्लस 0.34 और E Zn+2 ऑब्लिक Zn देखते हैं, Zn का अपचयन हो तो ये माइनस में आता है 0.76। तो यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो E सेल डैनियल सेल के लिए देखते हैं तो कितना आएगा? प्लस 0.34 माइनस 0.76। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76। तो 6 और 4 10 हो जाएंगे, 7 और 3 10। तो ये आएगा 1.10 वोल्ट। तो डैनियल सेल जो होता है उसका यदि विद्युत वाहक बल पूछता है तो आपको कितना लिखना होगा? यहाँ पर 1.10 वोल्ट होता है। ये आइडियल मान है जब दोनों की सांद्रताओं को एक मोलरता के रूप में लिया जाता है। अब कई बार क्या करता है इस सेल से क्वेश्चन पुटअप कर देता है। और क्वेश्चन पुटअप कैसे करता है? जैसे दूसरी कंडीशन जनरेट करता है, बाह्य परिपथ में कोई दूसरा सेल जुड़ा है तो इस सेल से विद्युत वाहक बल कब तक प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए कंडीशन होती है, जैसे E अपने पास में है डैनियल और E बाह्य परिपथ का सेल है, मतलब डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल और इस परिपथ में यदि कोई दूसरा सेल जोड़ दे उसका विद्युत वाहक बल, यदि ये क्या हो जाते हैं? समान, तो सेल से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ध्यान रखना है यदि दोनों के विद्युत वाहक बल समान है तो सेल से विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो, यदि डैनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ये कम होता है किसकी अपेक्षा में? बाह्य सेल की अपेक्षा। तो यदि ये कम होगा तो उस स्थिति में जो बाहर वाला सेल है
उससे विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होगा? डैनियल सेल में। तो इससे जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, अर्थात इस स्थिति में ये विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य नहीं करके किसकी तरह कार्य करता है? वैद्युत अपघटनी सेल की तरह कार्य करेगा। किस स्थिति में? जब जो अन्य सेल है उसका विद्युत वाहक बल डैनियल सेल से अधिक होगा, इस स्थिति में। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। यदि अपने पास में क्या है? ई डैनियल, मतलब डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है बाह्य सेल की अपेक्षा में, तो उस स्थिति में जो डैनियल सेल होगा उससे विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा? दूसरे सेल की ओर होगा, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह संभव होगा। कई बार इलेक्ट्रोड के लिए पूछता है, डैनियल सेल को किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है और दोनों के विद्युत वाहक बल समान है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा? तो ध्यान रखना, जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर भी नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, यदि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले और ये कहते हैं कि बाह्य जो सेल है या बाह्य परिपथ में जो जुड़ा हुआ सेल है या बाह्य परिपथ की युक्ति है, इसका विद्युत वाहक बल अधिक है, तो इस स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा? तो विद्युत धारा का प्रवाह सेल से किधर होगा? डैनियल सेल की ओर। तो प्रोसीजर उलट जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? विद्युत धारा का प्रवाह नॉर्मल हो रहा था किधर से किधर? Cu से Zn के ऊपर, अब किधर से किधर होगा? Zn से Cu की ओर। थर्ड कंडीशन की यदि बात करते हैं तो E डैनियल इज ग्रेटर देन E सेल। जब डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल अधिक है तो उस स्थिति में जो धारा का प्रवाह डैनियल सेल से बाह्य सेल की ओर होगा, और जब डैनियल सेल से बाह्य सेल की ओर होगा तो जो प्रोसीजर चल रहा है वो भी संपन्न होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका डैनियल सेल। बहुत सारे छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। लवण सेतु क्या होता है, एनोड क्या होती है, कैथोड क्या होता है, Zn इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है क्यों, Cu इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है क्यों, लवण सेतु का कार्य लिखिए तो विद्युत दोनों पात्रों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का कार्य करती है। एनोड रिएक्शन पूछ सकता है, कैथोड रिएक्शन पूछ सकता है, पूर्ण सेल अभिक्रिया पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है कि डैनियल सेल से लगातार विद्युत धारा कब तक प्राप्त की जा सकती है, तो उसकी कंडीशन मैंने आप लोगों को लिए बता आप लोगों को क्लियर कर दी है। फिर पूछ सकता है डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, तो ये डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल है, इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे डाल दी है। पर ध्यान रखना कभी भी सेल की कैलकुलेशन हो तो अपचयन रो को काम में लेंगे, ऑक्सीकरण रो को काम में नहीं लेंगे। बाकी बाह्य परिपथ की जो कंडीशन है ये कंडीशनों में पूछी जाती है और ये भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। अब देखो अपने पास में कोई भी सेल यदि होता है उसको यदि अपने को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए अपन एक आरेख को काम में लेते हैं जिसको कहा जाता है सेल आरेख या फिर सेल सूत्र। तो यहाँ पे किसी भी सेल को यदि प्रदर्शित करना है तो किसको काम में लेते हैं? सेल आरेख, या इसको क्या कहा जा सकता है? सेल सूत्र भी कहा जा सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यदि किसी भी सेल का सेल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले इसको लिखा जाएगा एनोड, फिर किसको लिखा जाएगा? कैथोड। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जहां पर विलयन आए वहां पर उसकी सांद्रता को लिखा जाएगा और जहां पर धातु आए वहां पर सांद्रता को नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ठोस अवस्था में किसी भी पदार्थ की सांद्रता को इकाई माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एनोड की। तो एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड था? Zn इलेक्ट्रोड। यदि डैनियल सेल का सेल फॉर्मूला आपने को लिखना है तो Zn इलेक्ट्रोड यहाँ पर एनोड का कार्य कर रहा है, तो इस पर अभिक्रिया क्या हो रही है? Zn बदल रहा है Zn+2। तो एनोड को ऐसे कैसे लिखेंगे? Zn बदल रहा है Zn+2 में, +2 क्या हो जाएगा? एक विलयन अवस्था होगी। तो विलयन अवस्था में ZnSO4 की मोलरिटी कितनी है? 1। तो यहाँ पे कितनी मोलरिटी लिखोगे? ये हो गया M। दूसरी बात करते हैं कैथोड। तो देखिए कैथोड में क्या हो रहा है? Cu+2 किसमें बदल रहा है? Cu में। ऐसे कैसे लिख दो? Cu+2 पर इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है क्योंकि ये आयन है, आयन विलयन अवस्था में होता है, और Cu, और दोनों के बीच में क्या लगा है? लवण सेतु। तो बीच में क्या लगा देंगे? दो खड़ी लाइन खींच देंगे। ये किसको प्रदर्शित करेंगी? लवण सेतु। तो ये होता है डैनियल सेल के लिए सेल सूत्र। यदि किसी भी सेल के लिए सेल सूत्र पूछता है तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले लिखा जाता है एनोड को और उसके बाद में लिखा जाता है कैथोड को। एनोड और कैथोड के बीच में दो खड़ी लाइन खींच दी जाती है जो लवण सेतु को प्रदर्शित करती है। एनोड को प्रदर्शित करने के लिए पहले धातु को, उसके पश्चात
खड़ी लाइन लगाकर उसके आयनों को और आयनों के आगे उसकी सांद्रता को छोटे कोष्ठक में लिखा जाता है। ऐसे ही कैथोड को प्रदर्शित करने के लिए पहले धातु आयनों को, उसके आगे छोटे कोष्ठक में आयनों की सांद्रता को, फिर खड़ी लाइन लगाकर धातु को लिखा जाता है। तो किसी भी सेल का यदि सेल फॉर्मूला लिखना है तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर लिखते हैं। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन है अपने पास में CuAg सेल का सेल आरेख लिखिए। तो इसमें आपको कंडीशन देगा, आपको क्या बताएगा कि किसका अपचय विभव ज्यादा है और किसका अपचय विभव कम है। आप लोगों को एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है ये कि जिसका अपचय विभव ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। तो इसके लिए कंडीशन दे देगा आपको। कंडीशन क्या दे दी है, जैसे EC और दूसरी दे दिया आपको EAg, एक जगह लिख देगा EC, मतलब Cu के अपचय विभव की यदि बात करें तो ये कम हो किसकी अपेक्षा में, Ag की अपेक्षा में। तो सेल का सेल सूत्र लिखिए। तो ये कंडीशन अपने को क्या कह रही है कि जिसका अपचय विभव अधिक है वो हमेशा क्या किसका कार्य करेगा, कैथोड का। तो एनोड कौन होगा यहाँ पर, Cu। तो सेल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सबसे पहले एनोड को लिखो Cu, इसका एन क्या हो जाएगा Cu+2, सांद्रता नहीं दी तो मत लिखो, लवण C2 लगा दो, फिर क्या लिखोगे Ag+, और इसमें कन्वर्ट कर दो इसको Ag, ये बन गया सेल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे Fe और Cu सेल है, इसमें EFE इज लेस देन ECU है, तो सेल का सेल सूत्र लिखिए। तो अपने को फिर पता चल गया कि कॉपर जो है उसका अपचय विभव अधिक है और जिसका अपचय विभव अधिक है उसको किसके रूप में लिखा जाएगा, कैथोड के रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एनोड किसका होगा, Fe का। तो Fe जैसे Zn किसमें बदला था, Zn+2 में, तो Fe किसमें बदल जाएगा, +2 में। फिर क्या लगाना है, लवण C2। फिर क्या लिखना है, पहले धातु, तो धातु कौन सी है, Cu+2, और इसको किसमें बदलना है, Cu। तो ये इस सेल का सेल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डेनियल सेल जो है उसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, कैसे भी थ्योरी हो, आप लोग इजी वे में कर सकते हैं और बहुत आराम से इजी वे से आप लोग इसको समझ सकते हैं। सारी कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दी है और उसके बाद में जो सेल आरेख है वो आपको कंप्लीटली मैंने यहाँ पर बता दिया।